Hello friends, we are talking about the cell cycle in which we studied about mitosis, amitosis and endomitosis. Today we'll continue with the meiosis, in which I told that meiosis is divided into two for the convenience of the study. Meiosis 1 and meiosis 2. But when meiosis starts, at that moment also the interface is there, and in that interface we saw that three steps were there: G1, S and G2. इसमें एक प्रश्न बनाता हूं, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, कि यदि G1 फेज में 2n बराबर 40 क्रोमोसोम हो तो G2 फेज के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? तो आंसर होगा वही होंगे, क्योंकि न तो रेडिक्शनल डिवीजन हुआ है और न ही किसी प्रकार का क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ है। परंतु यदि इन गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में 10 पिकोग्राम डीएनए है तो G2 फेज के अंदर कितने पिकोग्राम डीएनए होगा? तो आंसर होगा डबल, यानी कि 20 पिकोग्राम होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे वो लोग पूछ सकता है, क्योंकि एस में भी 20 ही हो जाएगा और वही 20 वाला इधर आएगा, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, अब बात समझने की है। माइटोसिस में %100% डीएनए रेप्लिकेशन होता है और मियोसिस में एस फेज में 96 to 97% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है मियोसिस में। तो बाकी बचा हुआ का रेप्लिकेशन कहां होता है? वेरी गुड पॉइंट, ये होगा जायगोटीन। जायगोटीन में 3 से 4% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डेटाज में भी वेरिएबल, डेटाज जो होंगे वो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में भी होता है और जायगोटीन में भी होता है। परंतु मियोसिस 2 जब होता है फिर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिए। अब बात चलेगी कि हम लोगों ने मियोसिस में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में 4 स्टेजेस, 5 लेप्टोटीन पढ़ी, जायगोटीन पढ़ी, पेकाइटीन पढ़ी, डिप्लोटीन पढ़ी और डायाकाइनेंसिस पढ़ा। ओके, और जैसा कि मैंने कहा था कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में से एक क्वेश्चन 101% बनता ही है।
तो ये पांचों सब स्टेजेस जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 की। मेटाफेज 1, मेटाफेज में क्या होगा कि ये हमारी सेल है और सेल में क्रोमोसोम जो 46 लेके हम चले थे वह ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पर जमा होंगे ऐसे, और ये जो होती है अवस्था, इसको हम स्टेनलिक अवस्था कहते हैं। स्टेनलिक अवस्था। जबकि माइटोसिस में एम्फीटेलिक अवस्था में व्यवस्थित थे, यानी कि कैसे थे वो ऐसे थे, यू थे। वो कहलाती है एम्फीटेलिक अवस्था माइटोसिस की। यहां पर हमारा ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से तर्कु तंतुओं का निर्माण G2 अवस्था में प्रारंभ हो गया था। न्यूक्लियर डिसअपियर हो गया था उसके अंदर। खैर, अब इससे ये तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। ये तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है और इस सेंट्रोमियर पर ये प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, वो होती है। और ये क्रोमोसोम की भुजाएं होती हैं जिनके अंदर ये दो क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। एक तर्कु तंतु यहां से जुड़ता है, एक फिर ये खींच लिए जाते हैं एनाफेज के अंदर। तो काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर यानी कि तर्कु तंतु जुड़ता है। अब ये जो मेटाफेज अवस्था हुई, इस समय इसमें एक क्रोमोसोम में अभी भी दो क्रोमेटिड होते हैं। और हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि गुणसूत्र की सुस्पष्ट आकारिकी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हम मेटाफेज अवस्था में देख सकते हैं। अब ये मेटाफेज हो गया 1। इसके बाद में आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1, एनाफेज 1 जो होता है उसमें क्या होगा, उसके अंदर गुणसूत्रों का ध्रुवीय अभिगमन होगा, यानी कि पोलर मूवमेंट होगा। तो पोलर मूवमेंट जब होगा तो ये गुणसूत्र जो है अब ध्रुवों की तरफ जाना शुरू करेंगे। हमारे पास में कितने क्रोमोसोम थे, 46। उसमें से 23 इस तरफ चले जाएंगे और 23 इस तरफ चले जाएंगे। कब, एनाफेज 1 में। हमने कहा था कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम्स
आर रिड्यूस्ड। ये पॉइंट आपको सीखना चाहिए। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं वे ऐसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। ये भी गया इधर, ये भी गया इधर। हमने साइटोलॉजी में पढ़ा था कि क्रोमोसोम की शेप जो है मेटाफेस में देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि इसकी आकृति, जैसे अपन ने पढ़ा था कि मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक होता है, तो ये अलग अलग प्रकार की आकृति हमको कौन सी अवस्था में देखने को मिल सकती है? एनाफेज में। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज डिसाइडेड, कि गुणसूत्रों की आकृति जो होती है उसको पहचाना जा सकता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 23 क्रोमोसोम आपके यहां पहुंच गए और 23 आपके यहां पहुंच गए। एनाफेज खत्म हो। अब आपका आएगा टीलोफेज। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में वही सारी गतिविधियां जो प्रोफेज 1 में हुई थी वो विपरीत हो जाएंगी, दे विल बिकम अपोजिट। और केंद्रक झिल्ली जो विलुप्त हो गई थी वह प्रकट हो जाएगी। ये हो गया। अब हमारे पास में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे, डुप्लेट अवस्था आ जाएगी। डायड भी कह देते हैं इसको, लेकिन डायड जो होता है वो क्रोमेटिड से संबंधित होता है। तो अब टीलोफेज 1 में केंद्रक झिल्ली प्रकट हो गई, आपका न्यूक्लियस भी आ जाएगा, सेंट्रियोल ऑलरेडी यहां पर है जो डुप्लीकेट हो जाएगा बाद में। अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस जो होगी वो 2 प्रकार की होगी, एक सक्सेसिव हो सकती है या साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ, और सक्सेसिव का मतलब सतत। कोई सी भी आपकी प्रकार की साइटोकाइनेसिस हो सकती है। अब अगर प्लांट सेल है तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये कट गई और 2 सेल आपको मिल जाएगी। These are your 2 cells। अब हमारे पास में 2 सेल आ गई और इसी के साथ मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और अब शुरू होगा मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के समय अंतराल को इंटर काइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर काइनेसिस कहते हैं। तो मियोसिस 1
अब चालू हो रहा है। मियोसिस टू, मियोसिस टू के पहले भी आपको इंटरफेस 2 मिलेगा, लेकिन उसके अंदर इंटरफेस हो रहा है। उसमें एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार ही हुआ, और सेल कितनी बार डिवाइड कर रही है? 2। या जो कह दीजिए केंद्र कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 2। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कंपैरेटिव अकाउंट में जाएंगे तो। और G2 गैप जो होता है वह छोटा होता है। कैसा होता है वो? छोटा होता है। बात समझ आई? अब हम चले आगे। प्रोफेस, या यूं कह दीजिए मियोसिस 2 जो होता है वह माइटोसिस के समान होता है। लाइक माइटोसिस इट अकर्स। माइटोसिस में 1 से 2 सेल मिलेंगी, और मियोसिस में 1 से 4 सेल मिलेंगी। अभी हमने मियोसिस 1 से 2 सेल प्राप्त करी जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। अब इनमें माइटोसिस होगा, तो फिर आपको 2 सेल मिलेगी, 1 से 2। इससे भी आपको 1 से 2 मिलेंगी, और अल्टीमेटली एट द एंड 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं। ओके, अब प्रोफेस 1 प्रोफेस 2 जो होगा वह माइटोसिस के प्रोफेस के समान होगा। ओके, और मेटाफेज 2 जो मियोसिस 2 का है वह भी माइटोसिस के समान होगा। अब आपको सीखना है वह चीज जो पूछी जाती है। अभी तक सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ, और क्रोमोसोम जो है एनाफेज 2 में ध्रुवों की तरफ जाएंगे। ये हमारे मान लो टोटल 23 क्रोमोसोम है, और प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, एक ये और एक ये। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो चुका है, उदग्र विभाजन हो चुका है, ऐसा। और अभी भी सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ है। तो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, यानी कि यहां से कटेगा इस जगह से। और जब ये यहां से कटा, जैसे मैं ये तीर मार देता हूं,
ये रहा। तो अब आधा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और आधा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, और प्रत्येक क्रोमोसोम में आपको एक क्रोमेटिड मिलेगा, 1 क्रोमेटिड। इधर भी 1 क्रोमेटिड। इसको बोलते हैं मोनाड कंडीशन, इसको भी बोलेंगे मोनाड कंडीशन। और चूंकि क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही है तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। और ये भी आपका क्या कहलाएगा? मोनोवैलेंट क्रोमोसोम कहलाएगा। तो एनाफेज 2 में आप देखेंगे कि एक एक क्रोमेटिड आ जाता है, और इसके पहले सभी गुणसूत्रों में 2 ही क्रोमेटिड हमको देखने को मिलते थे, 2 मिलते थे। अब एनाफेज के बाद में सब में एक एक क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेगा। एक छात्र ने पूछा था मुझसे कि सर फिर 2 क्रोमेटिड कैसे बनते हैं? मैंने कि इनका फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा, और फिर वो क्रोमोसोम पहले क्रोमेटिड में बदलेंगे, ये क्रोमेटिड में बदलने के बाद फिर क्रोमोसोम में बदलेंगे, तो डुप्लीकेशन हो जाता है और 2 क्रोमेटिड वापस से क्रोमोसोम में आने लगते हैं। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम है आपके कहाँ चले जाएंगे? ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स के ऊपर चले जाएंगे। तो ये रहा। अब कितने क्रोमोसोम हुए आपके? 23 को अपन ने आधा आधा कर दे तो 23 इधर चले जाएंगे और 23 इधर चले जाएंगे। ये एक आया और ये एक आया, और एक क्रोमोसोम 23 के बराबर हमने माना, और क्रोमोसोम का ध्रुवीय अभिगमन पूरा हो गया, एंड द पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम हैज अकर्ड। अब अपन क्या करेंगे कि टीलोफेज 2 में एंट्री मारेंगे, जो कि माइटोसिस के टीलोफेज के समान होगा। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस प्रकट होगा, सेंट्रियोल ये रहा। अब इसके अंदर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जब हुआ तो यह ऐसे हो गया, आधी सेल उधर चली गई, आधी सेल इधर आ गई, यानी कि एक एक सेल बन गई, और बाद में दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं। और इस प्रकार से एक सेल से 2 कोशिकाएं अपने को मिलेंगी, और मियोसिस 1 में हमको 2 कोशिकाएं मिली थी, तो हमको टोटल कितनी सेल मिलेंगी? 4। और इस प्रकार से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण मियोसिस के कारण होता है। ओके, अब बात चलेगी कि जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है तो उस समय तर्कुतंतु स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वह परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं वो? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत। अब बात चलेगी महत्व की, यानी कि सिग्निफिकेंस की बात चलेगी। सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो ये जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए, जीन स्थायित्वता के लिए, और क्रोमोसोम की संख्या जो होती है उसको निश्चित बनाए रखता है। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स स्टेबल। तीसरा पॉइंट, यह वेरिएशन के लिए उत्तरदायी होता है, कि क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वेरिएशन, विभिन्नता के लिए, और इसी वेरिएशन के कारण म्यूटेशन होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन होते हैं। चौथा, अगर हम देखें तो इससे इवोल्यूशन भी होता है। वेरिएशन जब होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन भी होगा। 5वां नंबर, इट प्रोवाइड्स
basis for Mendelism. It provide basis for Mendelism. ये Mendelism के लिए आधार प्रदान करता है. ओके, अब बात चलेगी कि माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या होता है. तो ये माइटोसिस रहा, ये मियोसिस रहा. माइटोसिस जो होता है वह सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है, और मियोसिस केवल द्विगुणित जननीय कोशिकाओं में होता है. डन. दूसरी बात, इसके अंदर सिनैप्सिस नहीं होती है, जबकि मियोसिस में सिनैप्सिस होती है. इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है. इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है. चौथा नंबर, सेल व न्यूक्लियस एक बार विभाजित होता है और उधर न्यूक्लियस दो बार व डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होता है. 5 नंबर, एक सेल से 2 सेल प्राप्त होती है. यहां पर एक सेल से 4 सेल प्राप्त होती है. ओके. 6 नंबर, और अगर अपन अंतर देखें तो मातृ कोशिका, पेरेंट सेल व डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान होते हैं, जबकि यहां पर पेरेंट सेल में 2n हो तो डॉटर सेल में n होंगे. डन. ये अंतर है, मेन डिफरेंसेस. एक और ले लो कि डीएनए का रेप्लिकेशन माइटोसिस में एक बार होता है, और मियोसिस में मैंने बताया था कि एस के अलावा एस वो जाइगोटीन अवस्था में होता है. खत्म. ये सारे डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए. अब हम बात करते हैं कि
जो न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, आप ये देखो, बात करी थी मैंने कि n नंबर की या 40 कोशिकाएं सेल्स प्राप्त करने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बात करी थी, तो आंसर क्या होगा, n-1, जहां n क्या हो गई, टोटल सेल, उसमें से ये 1, तो कितने माइटोसिस चाहिए, 39 माइटोसिस। अब यदि इसको मैं बदलता हूं क्वेश्चंस को, कि 8 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कितने सतत समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। उसको यूं समझो बेटा, ये एक सेल वैसी भी ले लो, इसमें ये पहली बार विभाजन हुआ तो हमको ये मिले, फिर इसके अंदर विभाजन किया तो ये मिले, फिर इसके अंदर विभाजन किया तो हमको ये 8 कोशिकाएं मिली। सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन कितने होंगे, तो इसमें देखिए साहब, ये पहली जनरेशन, एक बार तो यहां विभाजन हुआ, एक बार यहां विभाजन हुआ और एक बार यहां विभाजन हुआ, तो कितनी सेल मिलेंगी, 2 to the power n, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सेल्स हमको मिलेंगी। और कितने, ये 8 सेल मिली, 8 को अपन ने करा क्या है, पावर के अंदर बदला है, तो n बराबर कितना निकला, 3। रिगार्डिंग द सेल डिवीजन आई एम गिविंग यू वन न्यूमेरिकल। सेल डिवीजन के संदर्भ में मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल ये है कि 100 बीजों को, 100 सीड्स को प्राप्त करने के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर होता है एक फॉर्मूले के द्वारा, n + n/4, जहां n बीजों की संख्या है, बीजों की संख्या है, तो बीज कितने हमारे पास में, 100, और 100/4 = 100 + 25 = 125 मियोसिस की आवश्यकता होगी। ओके, एक और ले लेता हूं कि न्यूमेरिकल साइप्रियेसी कुल के सदस्यों में 100 बीज के लिए सूत्र क्या होता है, तो आंसर होता है
एन प्लस एन, क्योंकि वहां पर एक मियोसिस से एक नर युग्मक बनता है और एक मियोसिस से एक अंड युग्मक बनता है, तो 100 ही हमको मेल चाहिए और 100 ही हमको फीमेल चाहिए, तो 100 ये हो गए, तो टोटल होगा 200 मियोसिस। बस ये न्यूमेरिकल्स मैंने जिंदगी में देखे हैं जो ये लोग पूछा करते हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनता है। इसी के साथ में हमारा सेल साइकिल समाप्त होता है। थैंक यू।